हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि को बहुत ही आसान शब्दों में तैयार करने वाले हैं। साथ ही हम इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग को भी तैयार करने वाले। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 5 अंक का पूछा जाएगा, तो 5 अंक आज आपके पक्के होने वाले हैं। तो इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसकी प्रयोगशाला विधि क्या होती है, इसको कैसे बनाया जाता है। तो क्या होता है, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल अल्कोहल की अधिक और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। यानी 140 से 145 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको गर्म करके बनाया जाता है। किस की क्रिया कराने कर एथिल अल्कोहल की सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर। तो इसकी रिएक्शन होती क्या है, तो मान लीजिए C2H5OH, ये क्या हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया। इसकी किससे क्रिया करानी है हमें, H2SO4 यानी सांद्र H2SO4 से क्रिया कराने पर। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा कम टेम्परेचर पर यानी कितने पर, 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। कितने पर, 110 डिग्री सेल्सियस पर। तब ये क्या बना देगा, एथिल हाइड्रोजन C2H5HSO4 बना लेता है, यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। और साथ में क्या बना लेता है, जल बना लेता है। पहली क्रिया होगी कि जब हमने केवल कितने ताप पर, 100 से 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको गर्म करते हैं, एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। कितने पर, 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, साथ में जल बनता है। फिर हम क्या करें, इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की यानी दोबारा C2H5HSO4 को दोबारा किसके साथ, C2H5OH के साथ गर्म करते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर, तो 140 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम गर्म करते हैं। तब क्या होता है कि जो एथिल है, जब क्या होगा, तो आपका जो C2H5 ये दोनों मान होंगे, C2H5 प्लस क्या हो जाएंगे, C2H5 यानी एथिल हाइड्रोजन क्या डाई एथिल ईथर बन जाएगा। और साथ में क्या बनेगा आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल दोबारा बनकर आ जाता है। ठीक है, दोबारा क्या बनता है, H2SO4 बन जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो क्या लोगे कि एथिल अल्कोहल की दोबारा से सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर पहली बार कितने डिग्री सेल्सियस पर, तो 100 से 110 डिग्री सेल्सियस कराने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। फिर दोबारा हम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की एथिल अल्कोहल से क्रिया कराते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 140 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या बनता है, डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, साथ में फिर सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो यह तो इसकी होगी प्रयोगशाला विधि। तो इसको आप विधि लिखेंगे कैसे, यहाँ पर हमें देखो एक डायग्राम बनाना होगा। तो डायग्राम बना हुआ है, ऐसे आपको डायग्राम बनाना है। फिर विधि लिखनी है कि इस विधि में एक गोलपेंदी का फ्लक्स, तो ये क्या है, एक गोलपेंदी का एक आसवन फ्लक्स है। इसमें एथिल अल्कोहल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को 2:1 के अनुपात में लेकर बालू ऊष्मक पर गर्म करती हैं। तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल को कितने अनुपात में, 2:1 अनुपात में लेकर किस पर, ये बालू ऊष्मक के क्या लगाता है, बालू ऊष्मक पर क्या होता है, यहाँ पर लिखा है ये बालू ऊष्मक पर क्या करते हैं, धीरे धीरे से गर्म करते हैं। तब कितने डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस पर ईथर बर्फ के जल में रखे ग्राही पात्र में एकत्रित होने लगता है। यानी जो यहाँ पर रखा हुआ है कि जो ठंडा जल है, जिसे बर्फ पर रखे ग्राही पात्र में धीरे धीरे क्या होता है, एकत्रित होने लगता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर। ठीक है, फिर इस प्रकार प्राप्त ईथर में किस किस की अशुद्धियाँ होती हैं, H2SO4 और सल्फ्यूरिक एथिल अल्कोहल तथा जल की अशुद्धियाँ होती हैं। तो H2SO4 की अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसमें हम क्या मिलाते हैं, ईथर को कास्टिक सोडा यानी NaOH के विलयन के साथ धोते हैं, तो इससे इसकी अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। फिर C2H5OH के यानी एथिल अल्कोहल की अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या करते हैं, ईथर को 50% CaCl2 विलयन में रख देते हैं, जिसमें क्या होता है, CaCl2 × 4 C2H5OH के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम अलग कर लेते हैं, जिन्हें का क्या कर लिया था, अलग कर लिया जाता है। फिर CaCl2 जल को भी अवशोषित कर लेता है, जिससे शुद्ध एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। यानी जल को भी क्या अवशोषित कर लेता है, कौन सा, CaCl यानी कैल्शियम क्लोराइड इसको
क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है जल को, जिससे शुद्ध डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। तो एक बार और रिपीट कर सकते हैं, सिंपल सी भाषा वही कि एक गुलपेंदी का फ्लक्स ले लिया, ठीक है। इस विधि में गुलपेंदी के आसवन फ्लक्स में एथिल एल्कोहल तथा H2SO4 के मिश्रण को क्रमशः 2:1 के अनुपात में लेकर बालू ऊष्मक पर गर्म करते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 140 डिग्री सेल्सियस पर। ईथर बल्ब के जल में रखे ग्राही पात्र में क्या होने लगता है, एकत्रित होने लगता है। इस प्रकार प्राप्त ईथर में क्या होती है, H2SO4 और C2H5OH की अशुद्धियाँ होती हैं तथा साथ में जल की अशुद्धियाँ होती हैं। H2SO4 की शुद्धि को दूर करने के लिए क्या करते हैं, इसमें कास्टिक सोडा के साथ धो देते हैं, और C2H5 की शुद्धि को दूर करने के लिए CaCl2 × 4C2H5OH के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। यानी अगर हमसे 50% CaCl2 विलयन के साथ रख देते हैं तो, और साथ में जो CaCl2 क्या कर लेता है, जल को भी अवशोषित कर लेता है। फिर देखिए अब आते हैं इनके भौतिक गुण। तो भौतिक गुण भी इंपॉर्टेंट होते हैं। यह रंगहीन, तीक्ष्ण स्वाद वाला, ज्वलनशील व विषैला गंधयुक्त द्रव है। यह जल में कम विलेय होते हैं किंतु एल्कोहल व क्लोरोफॉर्म में पूर्ण विलेय हो जाते हैं। ये फिर समझते हैं इसके रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में क्या होगा, पहला जल अपघटन कराने पर तो क्या करते हैं, जल अपघटन। तो अगर हम क्या करते हैं C2H5O C2H5 यानी डाई एथिल ईथर का जल अपघटन यानी जल से क्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तब क्या बनता है, एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, यानी C2H5OH प्राप्त होता है। तो लिख लोगे क्या प्राप्त होता है, जल अपघटन कराने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। तो क्या लिखोगे कि एथिल डाई एथिल ईथर का जल अपघटन कराने पर किसकी उपस्थिति में, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है, एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, फिर अगला क्या देखते हैं, फिर देखोगे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे। तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर ये भी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट देखेंगे। तो C2H5O C2H5 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से क्रिया कराने पर तो क्या अगर आप देता है, यानी गर्म करते हैं तब क्या आपको देता है कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यानी C2H5HSO4 देता है, और साथ में क्या दे देता है, जल दे देता है। ठीक है, जल दे देता है। तो अगर समीकरण संतुलित करना देखो चाहो तो यहाँ पर क्या लगा देना है, 2 लगा देना है, और यहाँ पर भी 2 लगा देना है। ठीक है, तो क्या लिखोगे कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट देता है, साथ में जल बनाता है। ठीक है, फिर अगला है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 से क्रिया। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराने पर क्या करेगा, एथिल क्लोराइड देता है, यानी देखेंगे कि C2H5O C2H5 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की किससे, PCl5 से क्रिया कराने पर, किससे, PCl5 के साथ क्रिया कराने पर यानी गर्म करने पर क्या देता है, C2H5Cl यानी एथिल क्या है, एथिल क्लोराइड देगा, और साथ में POCl यानी फास्फोरिक क्लोराइड यानी POCl3 देता है, यानी फास्फोरिक क्लोराइड देता है। तो ध्यान रहेगा कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराते हैं जब डाई एथिल ईथर की, तो क्या देता है कि एथिल क्लोराइड देता है, और साथ में फास्फोरिक में क्लोराइड देता है। ठीक है, फास्फोरिक क्लोराइड देता है। फिर किससे करानी है, एसिटिल क्लोराइड से यानी CH3COCl से क्रिया कराने पर तो क्या लिखोगे कि C2H5O C2H5 से किसी साथ क्रिया कराने पर CH3COCl के साथ क्रिया कराने पर यानी एथिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर तो क्या हो जाएगा, CH3COO C2H5 यानी देखोगे तो एथिल एसीटेट देता है। क्या देता है, एथिल एसीटेट देता है, एसीटेट, एथिल एसीटेट, और साथ में एथिल क्लोराइड यानी CaC2H5Cl देता है, यानी एथिल क्लोराइड देता है, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड देता है। ये हो जाएंगे इसके रासायनिक गुण हो जाते हैं। फिर आता है कि ईथर की शुद्धता का परीक्षण कैसे करें। तो यदि ईथर में पोटेशियम आयोडाइड विलयन डालने पर आयोडीन मुक्त होती है तो इससे ज्ञात होता है कि ईथर में ईथर हाइड्रोपरऑक्साइड की अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं, और शुद्ध ईथर में पोटेशियम आयोडाइड डालने पर आयोडीन मुक्त
नहीं होती है। तो सिंपल सी बात कि यदि हम ईथर में पोटेशियम आयोडाइड डालें और अगर आयोडीन मुक्त हो तो वो कैसी है, अशुद्ध ईथर है, और अगर आयोडीन मुक्त ना हो तो वो क्या कहलाती है, शुद्ध ईथर कहलाती है। फिर इसके उपयोग की बात करें तो ग्रेगनार्ड अभिक्रियाओं में विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, तेल और वसा के विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, निश्चेतक यानी बेहोशी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और प्रशीतन उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आपके डाई एथिल ईथर जब भी पेपर में लिखने के लिए आए तो आपको इतना लिखना होगा। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।